बिल्कुल पहला पता भी नहीं सी लगता, मैं तो गुरु जी भी उदों दर्शन नहीं सी होण डे, इन्नी नज़र मेरा विजन इन्ना खराब सी। उस वेले ही मैनू बड़े है धुंधला बहुत सी, लेकिन जिन्हें भी रूम च बैठे सी मैनू वो सारे धुंधले नज़र आने शुरू होए। तो मैं एकदम बहुत हैरान हो गया, मैं क्या है ये इन्नी किरपा कि 5-10 मिनट की गल है, 15 मिनट के विच जे धुंधले नज़र आउंदे पए नज़र तो आने शुरू हो गए। मैं मत्था टेकिया गुरु जी अगे, तो गुरु जी उठ के खड़े हो गए, कहते तेरा कल्याण करता, हुण असीं भी चलदे हां। इन्ने देर नूं गुरु जी उपर फस्ट फ्लोर ते सी ते नीचे उतर गए, तो मैं पिछे रह गया क्योंकि चलिया नहीं सी जाना उन्हां सारिਆਂ दे नाल नज़र करके। मैं उत्थे ही रह गया, सारे चले गए गुरु जी छड्डण वास्ते। तो मगरों फिर असी भी उठे तो घर वापस चले गए। साडा वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा जिहा सी, अद्धा फरलांग का डिस्टेंस होना जिन्हां दे घर असी आए सी अपने घर तो। उन्हें मेरी बाँह फड़ी हुई, मेरी वाइफ ने, असी दोनों जने अपने घर वापस जा रहे हैं। एक मेरे कोलों रिक्शा वाला, रात का टाइम है, रिक्शा वाला एक उत्थों कोलों जी निकलिया, तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या ये रिक्शा निकलिया इत्थों? कहंदी हाँ जी। फिर एक साइकिल वाला आया, मैं क्या साइकिल ते जा रहा? कहंदी हाँ जी। चलते गए, अगे एक 4 व्हीलर टैंपू खड़ा है, तो वो थोड़ी दूरों तो मैनू नज़र आया। मैं क्या भी ए कोई टैंपू खलोता लगता? कहंदे हाँ जी। मैं क्या भी हुण मेरी बाँह छड्ड दे, मैं हुण तेरे नाल आपे चलदा। असीं गल्लां करदे करदे हौली हौली ते घर असीं पहुँच गए। जदों मैं अपने रूम 'च जाके बैठा, काफ़ी देर तो मैनू अपने रूम दा अंदर कुछ भी समान जो सीगा वो मैनू नज़र नहीं सी आउंदा हुंदा। मैं जिद्दां ही जाके बैठा, सब तो पहला मेरी नज़र पई है पैलमेट के उपर, तो मैनू पैलमेट नज़र आया। मैं क्या मैनू तां पैलमेट नज़र आ रहा फस्ट क्लास सी, धुंधला लेकिन नज़र आउंदा सी। स्विच बोर्ड ते नज़र गई, मैं क्या वो तो स्विच बोर्ड भी नज़र आ रहा। उत्थों मैं सारी स्टोरी पुछी। मैनू खास करके सूई दे बड़ा सीगा भी वो सूई दे नाल मेरे की कीता। फिर मैनू वाइफ ने दसिया, कहने भी अखां खोल के सूई तुहाडे अखां दे विच मारदे सी, आई बॉल च मारदे। मैं कहा मैनू कोई तकलीफ तो हुई नहीं, चुभन भी कोई नहीं हुई। वो कहंदे इत्थों तक कि सूई विच परो के इहदा चक्कर भी कढ़ दिंदे सी। मैं कहा चक्कर कढ़ दिंदे सी? जे किसी चीज़ विच परो के चक्कर कढ़ दो तो पीस कट्टिया जांदा, वो तो अलग हो सकदा है। कहते पता नहीं, पर सारे हैरान सी, सारे सुन बैठे हुए सी जो करते सी। फिर उन्हें मैनू दसिया कि उन्होंने अपन उंगलों च ब्लड कढ़ के तुहाड़ियां अखां च पाया। तो गुरु जी अक्सर कदी कदाई मैनू किते किते मैनू कह दिंदे हुंदे, कहंदे तेरा साडा ब्लड रिलेशन है। मैं कहा जी सतगुर, बिल्कुल जी, ये कोई शक्कां वाली गल नहीं है। सो रात असी सौ गए। पहला मैनू नींद नहीं सी आती हुंदी, क्योंकि मेरे आई बॉल च दर्द बहुत रहिंदी सी, बहुत ज़्यादा। जो नींद का जोर पैंदा सी तां जाके फिर मैं नींद आती सी। उस दिन मैनू इन्नी जोर की नींद आई, मैं पूरियां गल्लां नहीं पुछ सकिया। मैं एक होर भी तुहानूं शनाखत दसणी सी, गुरु जी ने सानूं शनाखत अपनी दित्ती। जदों जाके बैठे तो मेरे वाइफ नूं कहंदे 2 दिन होए अपने पेकियां तो होके आई हैं? कहंदे हाँ जी। कहंदे 5 सूट लैके आई, 3 प्लेन है, 2 प्रिंट है। उन्हें याद करके दसिया, कहंदे हाँ जी। कहंदे जदों तू घरों चल के मेरे को आई आ, एक छोटा जिहा पर्स तेरे हत्थ विच सीगा, वापस जाके पर्स रख के फिर तू मेरे को आई। वो इस तरह ही होया सी, उहदे हत्थ 'च पर्स सी। ते जदों असीं घरों बाहर निकले, कहंदी मैं पर्स की करना, मैं रखिया मैं इहनूं। मैं कहा रख दे। कहंदे घर जाके गिण लए 382 रुपये उहदे 'च। सब तो जाके घर पहला असीं वो पर्स के पैसे ही गिणे सी, ते पूरे 382 रुपये सी। ये उन्होंने अपनी एक शनाखत दित्ती सी। क्यों? वो शनाखत की लोड़ तां पै गई सी कि क्योंकि मैनू उन्होंने पता सीगा उन्हों दे नज़र तो अज भी कोई बंदा ओले नहीं है, तो पहला भी कोई ओले नहीं रहा। उन्होंने हर शख्सियत का, हर शख्स का, उन्होंने हर एक्टिविटी का उन्होंने पता होंदा। इन्नी बरीकी दे विच वो अपनी जिहड़ी अंदरूनी जिहड़ी आ नज़र आ, वो इन्नी ज़्यादा उन्होंने वड्डी सी, इन्नी फैलाओ सी उन्होंने नज़र का भी हर बंदे नूं देख लेंदे कोई कित्थे की करदा पिया। मैं सौ गया, मैं नींद बड़ी जोर दी आई। गल्लां करदे करदे मैं कहा बाकी गल्लां सवेरे करांगे, मैनूं तो बहुत जोर की नींद आई। मैं सौ गया। सवेरे कोई करीबन 5:30-6 बजे करीबन जाग खुली। जदों मैं जाग खुली उठिया तो अपने रूटीन वांगू उठ के मैं अपने बैड तो उठ के तो बाहर आउण लगा। तो मेरे साडे उत्थे एक टेबल पिया हुंदा सी, तो मैनूं उहदा बड़ा ध्यान रहिंदा सी, क्योंकि वो अक्सर मेरे इत्थे लत्तां 'च बहुत वजदा हुंदा। मैनूं पता नहीं सी लगदा, मैं चलदा सी मेरे टेबल वज जाना। तो मेरा उधर ध्यान से, मैं कहा मेरे टेबल ना वजे। तो मैं देखा तो टेबल मैनूं नज़र आ गया फस्ट क्लास।
मैं उठिया, मैं थोड़ी लाइट चलाई तो मेरा विजन इन्ना वधिया हो गया कि रात धुंधला सी, सवेर नूं धुंधला नहीं सी, मेरा विजन क्लीयर सी। मेरे अंदर जोर की मैं आवाज़ बोल के मैनू, मैं जिदा ना बेसुरत हो जाता बंदा, बेसुरत होकर बोलता, वो आवाज़ दे के मैं उच्ची बोलना शुरू करता। मैं कहा मैंने तो सब कुछ नज़र आता, मैंने तो नज़र आउण लग पिया, मैंने तो नज़र आउण लग पिया। मेरे मदर फादर भी वो मेरा शोर सुन के आ कहते की नज़र आता तेनों? वो मैंने तो सब कुछ नज़र आता, मैंने तो नज़र आता पिया। वो कहते तेनों आउंदा की है नज़र? वो सोचण लग पे पता नहीं इनू की दिसदा पिया अंदरूनी इनू। मैं कहा जी मेरी नज़र राती गुरु जी ने ठीक की आ जी, वो मैंने तो फस्ट क्लास सारा कुछ नज़र आता। तो वो सारे वो सुन के कोई मैनू उंगलां गणावे, आ किन्नियां उंगलां, कोई मैनू आखे जी आ कौन आ। मैं क्या हद हो गई, तुसीं ये ना पुछो, तुसीं हुण मैनू कोई पढ़न वास्ते भी दे सकते, मैं इन्ना भी मैं हो सकता भी मोटे अक्षर में पढ़ भी लवां। असीं फटाफट जी तैयार हो के ते असीं गुरु जी दे कोल सिद्धे। उदों जलंधर डिफेंस कॉलोनी ग्रीन पार्क हुंदे सी उदों जदों मेरी मुलाकात गुरु जी हुई। सीधे उत्थे पहुँच गए, 7:15 के आस पास दे असीं उत्थे पहुँच गए। जिद्दां ही दरवाज़ा खोल के अंदर गए, 3-4 लोग बैठे सी अजे दरबार उत्थे जल्दी शुरू होंदा सी, 7:30 बजे शुरू हो जाता है जलंधर, पहला पहल की गल। 4-5 लोग बैठे होणगे तो मैं जिद्दां ही अंदर गया, आ बई अंकल राती नींद आ गई तेनों? मैं क्या गुरु नींद तो बहुत आ गई। मैं गुरु नींद नूं छड्डो, मेरी तो नज़र वापस आ गई। तो कहते हो राती करन की आए सी? यही काम करना सी। मत्था टेकिया, बैठे, 1-2 दिन इदां जाते रहे तो मैं पुछना कि मेरी लाली अखां दे विच हैगी है कि खत्म हो गई? तो मैं दसिया करदे, कहते लाली अजे हैगी। मैं एक दिन क्या गुरु जी मेरी अखां की लाली नहीं खत्म हुई, ये हैगी अजे। वो कहते लिया गिलास पानी का गिलास लिया, गुरु जी ने माला उस टाइम के उत्ते गुरु जी अमृत बना के देंदे सी। मैनू उन्होंने अमृत बना के दिता, मैनू कहते लै पी ला, अज तो बाद लाली भी खत्म। यकीन करके जाने उदण वो अमृत पी के असीं तो घर आ गए, तो वो लाली भी जी अखां रेडनेस सी सारी वो खत्म हो गई। सो ये मेरी एंट्री सी गुरु जी कोल, ते गुरु जी की एक एड्डी वड्डी करनी। डॉक्टर लोग सारे बहुत हैरान होंदे कहते भी ना कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता सी, अंदरूनी कोई स्वैलिंग है कित्थों बन के आउंदी इहदा कोई अंदाज़ा। बहुत ऑल इंडिया मैडिकल, सीतापुर, अमृतसर, ये सारे मैंगलोर, सब थां असीं जा आए होए, ये पता नहीं सी चलदा भी कित्थों। उन्होंने एक छोटा जिहा कपरे मैनू कहंदे चावल जिहड़े ना ये ना तू चाहे थोड़े भी नहीं खाने, 7 बजे जी। सो ये उन्हां दी किरपा है। जय गुरु जी, जय गुरु। अब मैं ब्रिगेडियर सैनी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना सत्संग गुरु जी का बारे में संगत के सामने रखें। ब्रिगेडियर सैनी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु संगत को मेरा सादर प्रणाम। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी परमात्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल नई संगत अभी अभी जुड़ी है, हो सकता है शायद, मैं कहने मतलब है, उनके मन में थोड़ी उथल पुथल हो। गुरुजी जो भी कल्याण करते थे वो विज्ञान से परे था, साइंस से परे था। जो विज्ञान ना कर सके गुरु करे सो होए। 97 की बात है, 97 की बात है, उसमें चंडीगढ़ में गुरुजी थे। तो मेरे अंडर कल मदन लाल काम करते थे, वो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट, औषधि के विशेषज्ञ थे। उनके बाईपास हो चुकी थी, क्योंकि उनकी जो मेन आर्टरी थी उसमें एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती थी, तो उनकी बाईपास कर दी गई। अब उनका बाईपास चैनल भी ब्लॉक हो गया। अब वो मुझे कहते कि मैं क्या करूं, मुझे सांस फूलता है, मुझे छाती में दर्द होती है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपका जो पूरा केस है रिव्यू करेंगे, उसके मुताबिक आपको ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन गुरुजी उसमें आए हुए थे, तो उनको बताया कि आप गुरुजी से ब्लेसिंग लीजिए। तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी से ब्लेसिंग ली,
और इस पे आप ज़रा ध्यान दीजिए, उनकी एंजियोग्राफी की गई। उस एंजियोग्राफी में जो मेन आर्टरी थी जहाँ से उनको बाईपास किया था वो खुल गई और बिल्कुल ठीक हो गए वो। और उन्होंने, मैंने कहा मदन लाल, गुरुजी ने आप पे बड़ी कृपा की है। कहते कृपा की है? उन्होंने तो कल्याण कर दिया हमारा। तो इस तरह गुरुजी ने, जहाँ साइंस नहीं कर सकती तो गुरुजी कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है? ये परमात्मा ही कर सकता है। मेरी पत्नी यहीं पर ही है, उनको बचपन में रोमेटिक फीवर हुआ था और उनका जो बाईं तरफ का जो हृदय है, हार्ट है, उसमें जो वेल्व है, माइट्रल वेल्व, वो काफ़ी ढीला हो गया था उसकी वजह से। तो 2003 में जब हम आरआर हॉस्पिटल में थे, वहाँ मैं कंसल्टेंट की पोस्ट में था, तो सैर करते हुए इनको एकदम सांस फूलना शुरू हो गया। तो इनका इकोकार्डियोग्राफी कराया गया। अब इकोकार्डियोग्राफी में ये फैसला लिया गया कि इनके जो हार्ट वेल्व हैं वो बदलने पड़ेंगे और इनको एक दवाई दी गई है रेमिप्रेल, जिससे कुछ खांसी भी हो सकती है। एक दिन हम गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने, कि इन्होंने एक दवाई दी है रेमिप्रेल, से खांसी होती है, मैं वो दवाई खाऊंगी नहीं। गुरुजी कहते ठीक है, मत खाओ। तो अब मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आप बैठिए। जब हम गुरुजी के कक्ष से बाहर आ ही रहे थे तो गुरुजी ने कहा, जा तेरा हार्ट ब्लेस किया। एनू एक महीने तो बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, डॉक्टर तलवार, हेड ऑफ द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, उनसे आप इसका मुआयना कर लेना। अब उनका हार्ट ऐसे था कि एक मेडिकल स्टूडेंट भी उसको देख सकता था। अब कार्डियोलॉजिस्ट ने, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, क्या करना है? तो मैं उनके पास गया और उनको ये सारी स्थिति मैंने उनको समझा दी। तो वो अपने चैम्बर में ले गए, बड़ा टाइम लगा दिया उन्होंने। फिर बाहर आए, कहते डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि इनके हार्ट में ये प्रॉब्लम है, इनका वाल्व वैसे है, पर इनका हार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये बताइए, गुरुजी ने सिर्फ ब्लेसिंग की और जो हार्ट वेल्व चेंज होना था वो नहीं चेंज। तो ये सब गुरुजी की मेहर है, कृपा है। मेरे ऊपर भी जब मैं चंडीगढ़ में था, मेरी ईसीजी चेंजेस हो गई। आई एम ए नॉन स्मोकर, ये चेंजेस हो गई, तो गुरुजी ने कल्याण किया और बिल्कुल ठीक हो गई। ये आज से 13 साल की बात है, बिल्कुल नॉर्मल, हार्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल। आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ उसके लिए। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी ने इंस्टेंटेनियस क्योर किया, इंस्टेंटेनियस क्योर किया एकदम। एक कपल जो कि विदेश का है, जो अमेरिका में था, गुरुजी उसमें जलंधर में थे, तो उस कपल में जो लेडी थी वो स्वयं डॉक्टर थी वो, और उसको ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो चलना फिरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो किसी ने वहाँ पर, संगत ने बताया कि आप जलंधर जाओ, तो वहाँ पर गुरुजी आपको क्योर करेंगे, वो ठीक करेंगे। तो जलंधर आए, उसको, लेडी को कार में से निकालने के लिए 3-4 आदमी चाहिए थे। उसको निकाला गया, फिर वो क्रचेस पे पकड़ के उसको अंदर लाया गया। तो उनके जो हस्बैंड थे साथ में, उन्होंने कहा, गुरुजी नमस्कार, शी इज़ माई वाइफ। गुरुजी कहते शी इज़ नॉट योर वाइफ, शी योर गर्लफ्रेंड। तो वह मान गए। सो उनको गुरुजी ने कहा, अच्छा इनको आप ट्रीटमेंट रूम में ले जाइए। तो उनको ट्रीटमेंट रूम में ले जाया गया। संगत वहाँ पर पूरी बैठी हुई है। गुरुजी गए ट्रीटमेंट रूम में, उसका गुरुजी ने अपने विधि से जो इलाज करना था वो किया वहाँ पे, और वापस आ गए। कहते अपनी वाइफ को बुलाओ ज़रा। सब देखकर टोटली हैरान हो गए कि वो स्वयं चल के किसी सपोर्ट के बिना वहाँ पहुँची। दूसरा है संतान पक्ष से, उन लेडीज़ के जिनके बच्चा नहीं है, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, बच्चा नहीं हो सकता, गुरुजी ने ब्लेस किया एंड दे हैव ऑलरेडी हैड द सिंक, उनके बच्चा पैदा हुआ। ये आप राम अवतार है जो माली है गुरुजी के मंदिर में, आप उससे पूछिए, 18 साल से उसके कोई बच्चा नहीं था, तो गुरुजी ने ब्लेस किया, अभी वो बच्ची 4 साल की हो चुकी है। तो ये है गुरुजी की महिमा। गुरुजी ने लोगों को जीवन दान दिया, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल। गुरुजी ने मेरी माताजी को 5 साल
दिए थे। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि सबने जवाब दे दिया था उनके बारे में, और कहा था कि ये बच नहीं सकते। पर गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी उसमें जलंधर में थे और कहा कि जा 5 साल वास्ते जीवन दान देता। तो शी लिव्ड फॉर 5 years मोर। सो ये जीवन दान कौन दे सकता है? ये तो सिर्फ एक परमात्मा ही दे सकते हैं। और गुरुजी ने संगत में काफ़ी जनों को शिव के दर्शन, 10 गुरुओं के दर्शन सब कराए हैं। एक दिन मैं और मेरी वाइफ, मेरी पत्नी गुरुजी के पास बैठे हुए थे, तो मेरी पत्नी ने कहा, गुरुजी आपने काफ़ी लोगों को शिव के दर्शन करा दिए, 200 गुरुओं के करा दिए, हमको भी शिव के दर्शन कराओ। गुरुजी कहते, कमलिए तेरा शिव तेरे सामने बैठा हैगा, तां भी तू कहती शिव के दर्शन करने। जय गुरुदेव। गुप्ता अंकल। पूज्यवर गुरु जी को मेरा प्रणाम एवं संगत को सादर नमस्कार। बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोग यहाँ गुरु जी के चरणों में एकत्रित हुए और गुरु जी की संगत करने का, गुरु जी के चरणों में बैठ के आपको सत्संग, अपने अनुभव बताने का मौका मिला। मैं शुरुआत करूँगा 2005 जुलाई के फंक्शन से। हम लोग उस वक्त गुरु जी के मंदिर में सफाई कार्यक्रम में लगे हुए थे और मुझे किसी काम से, गुरु जी के ही काम से छतरपुर मंदिर तक बुलाया गया कि भाई आप कुछ सामान बड़े मंदिर में रखा है, आप उसे लेके छतरपुर मंदिर तक आइए और ज़रा जल्दी आइए। जब तक मैं अंदर से निकल के आऊँ तब तक उन अंकल का दोबारा फ़ोन आ गया कि आप ज़रा जल्दी करें। बारिश 2005 गुरुजी के जन्म दिवस पे काफ़ी बारिश थी और 3-4 दिन से रेगुलर बारिश हो रही थी। जब मैं वहाँ से निकला, बारिश उस वक्त भी काफ़ी थी, गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। उनका फिर फ़ोन आया तो थोड़ी और तेज़ हो गई। मैंने स्पीड मीटर पे नज़र डाली तो वो करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। मैं ये सोच ही रहा था कि गाड़ी बहुत तेज़ है। तो अब हम सब लोग जो जाते रहते हैं बड़े मंदिर, उन्होंने देखा होगा कि उसमें कट बहुत सारे हैं क्योंकि गांव काफ़ी पड़ते हैं। तो जब मैंने स्पीड मीटर पे से नज़र उठा के ऊपर की तरफ देखा तो सामने से एक टेम्पो कट में से निकल के आया और वो ऐसे आ गया। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं ब्रेक लगा के गाड़ी रोक सकूं, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी, बारिश भी थी, गाड़ी नहीं रुकी। और जब गाड़ी टेम्पो से कुछ इंच या कुछ फीट दूर रह गई तो मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे लगा कि गुरुजी बस नमस्ते। और जब मेरी कुछ क्षणों के बाद आंख खुली तो मैं उस टेम्पो के इस तरफ ऐसे खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता गुरुजी ने वो गाड़ी नीचे से निकाली, गुरुजी ने वो गाड़ी ऊपर से निकाली, आगे जगह नहीं थी, आगे दीवार थी, पीछे बीच में वो खड़ा हुआ था, इस तरफ पटरी थी, तो मैं कहीं से जा ही नहीं सकता था। मैं वहाँ से निकला, मैंने जिन अंकल को सामान देना था उनको सामान दिया। जब मैंने सामान दिया तो मैंने उनको कहा, यार मेरा एक एक्सीडेंट होते होते बच गया। उन्होंने कहा चल चल आगे चलो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा। मैं फिर वापस मंदिर गया, मैंने वहाँ सब लोगों को दिखाया, मैंने गाड़ी भी देखी, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन मन में कुछ ना कुछ इफ एंड बट था। 7 जुलाई का फंक्शन हो गया। उसके बाद गुरुजी ने पहला फंक्शन गुरु पूर्णिमासी का किया। वहाँ पे नीलम शर्मा आई हुई थी, मैं सीढ़ियों में बैठा हुआ था, गुरुजी अपने स्टेज पे बैठे हुए थे साथ में। और जब उन्होंने वो सत्संग किया तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और ऐसे किया, गुरुजी जिस स्टाइल में करा करते थे, सुन ले। फिर मैंने वहीं से हाथ जोड़े, मैंने कहा हाँ गुरुजी, मुझे लगता था लेकिन मैं गलत था, आपने वाकई मेरी ज़िंदगी बचाई। गुरुजी हमें मिले, इसमें हमारा अपना कोई योगदान नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का प्रसाद है, सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, अपने चरणों में बिठाया और वो सब चीज़ जिसके लिए देवता तरसते हैं हमें मुहैया कराई। गुरुजी को सब पता था। मैं जब स्टार्टिंग में आता था गुरुजी मुझसे पूछते थे कि तू आया, मैं गुरुजी नोएडा से, नो आइडिया, चलो बह जाओ। और वाकई उस वक्त कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने अपने चरनी लगाया, इसलिए चलते थे, घर से मत्था टेकते थे, लंगर करते थे, घर चले। कोई आइडिया नहीं था कहाँ आए हैं, शिव जी के पास आए हैं, बस गुरुजी के पास आए हैं, गुरुजी को माथा टेका और चल दिए। उस वक्त ये एहसास ही नहीं था कि शिव जी ने अपने दरबार में बुलाया है, शिव जी ने अपने चरनी लगाया है, चरनी लगो,
रम जाओ इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब गुरुजी ने ये बख्शीश बख्शी, जब गुरुजी ने प्रसाद दिया, जब गुरुजी ने ये मेहर की, और जब पता लगा कि ये शिव जी हैं, उसके बाद गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप नो आइडिया से आए हैं। तो अंकल मेरी तरफ चलने लगे, अब शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए जय गुरुजी। जय गुरुजी। आज हम सब यहाँ पे हैं, वी शुड कंसिडर ourselves कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत लकी हैं कि आज हम गुरुजी के शरण में हैं, गुरुजी के दरबार में हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। आज मैं आपके आगे जो खड़ी हूँ और आपको सत्संग सुनाने वाली हूँ, ये गुरुजी की ही कृपा है और गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोल के कहा था कि मैंने तेरे को एक नया जीवन दिया है और एक नई लाइफ दी है। थैंक यू गुरुजी। इंटर्नशिप के लिए मैं पहली बार नॉर्थ इंडिया आई थी, तो मैंने हमेशा ही सुना था कि नॉर्थ इंडियन समर बहुत ख़राब होती है और जो लू होती है बहुत गर्म होती है। एंड सिंस मैं अपनी इंटर्नशिप रोहतक से कर रही थी एंड मेरे हॉस्टल और हॉस्पिटल के बीच में कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो हमें पैदल चल के जाना था। एंड मैं बहुत डर रही थी क्योंकि अभी विंटर मैंने पहले देखी थी एंड आई हैड सफ़र फ्रॉम ब्रोंकाइटिस। तो मैं अपनी मम्मी को ऐसे कैजुअली बोला, वैसे हम अभी गुरुजी के पास आने ही लगे थे, तो मैंने मम्मी को कैजुअली बोला कि मम्मी अभी तो मार्च अप्रैल शुरू हो रही है, अभी से मुझे गर्मी लगती है, तो मैं मई में कैसे जाऊंगी कॉलेज और मैं तो पक्का बीमार पड़ जाऊंगी कि मैं, क्योंकि 2 बजे हमें वापस हॉस्टल आना होता था। एंड मम्मी कहते कोई बात नहीं बच्चे, गुरुजी हैं। तो मैंने कहा इसमें गुरुजी का क्या लेना देना, वाई वुड ही बॉदर कि मैं कैसे जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो मम्मी कहती नहीं, गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, वो ही देखेंगे। एंड मैं उस बात को भूल गई। फिर क्या हुआ कि अप्रैल में ऐसे ही मैंने अपने आर्म को टच किया और मुझे लगा कि मैं बहुत गर्म हूँ। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि ज़रा मेरा माथा चेक करो, तो कहती है देखो तो बहुत तेज़ बुखार है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा कि इतना तेज़ मुझे बुखार है। एंड वो हैपन टू बी सैटरडे, तो मैंने घर जाना था। तो मैं घर गई और मैंने ऐसी मम्मी को कैजुअली बोला कि मम्मी मेरा माथा देखो बहुत गर्म है। मम्मी ने हाथ लगाया, मम्मी कहते बहुत गर्म है तेरा माथा, में तुझे कुछ फील नहीं हो रहा? मैं कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं फील हो रहा। मम्मी कहती फिर भी हम थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो उस टाइम निकला था 102 का बुखार एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैंने कहा शायद थर्मामीटर में कुछ प्रॉब्लम है। मम्मी कहती नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने किसी और का चेक किया, वो तो नॉर्मल था। मैंने कहा पता नहीं। फिर 2 दिन तक बुखार उतरा नहीं, हम डेली चेक कर रहे थे। मम्मी ने कहा नहीं डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास गए, टेस्ट कराए तो निकला टाइफॉइड, वो भी बहुत सिवियर वाला, द काउंट्स वर वेरी हाई। तो डॉक्टर ने बोला ये तो इमीडिएट बेड रेस्ट है एंड स्टार्ट ऑन एंटीबायोटिक्स। मैंने कहा ठीक है। मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा था और मैं तो खुश हो गई, चलो मेरे को कॉलेज से छुट्टी मिल गई। एंड 5 साल से तब मैं घर पे नहीं रह रही थी, मेरे को मम्मी के हाथ का खाना खाने का मौका मिल जाएगा अच्छे से। फिर अब डॉक्टर ने मम्मी को साइड में ले जाके बोला कि मिसेस भाटिया इसकी तो स्प्लीन भी एनलार्ज्ड है, इसका लिवर भी एनलार्ज्ड है और ये तो बहुत ही सीवियर केस है टाइफॉइड का कि हमें नहीं लगता कि एंटीबायोटिक देने से भी ठीक होगा, हमें शायद इसको एडमिट करा के इंट्रावीनस देनी पड़ेंगी। और आप फिक्र मत करना कि अभी हम इसको 2 दिन ये देखते हैं एंड काउंट्स फिर दोबारा चेक करेंगे। तो बट इसके बाल गिरने लग जाएंगे, इसको रैशेज़ हो जाएंगी, इसको डायरिया हो जाएगा और ये इसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एंड मम्मी जब घर आती हैं और मेरे को ऑब्ज़र्व करती हैं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आराम से मम्मी को ये बोल रही हूँ कि आप मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ। एंड मम्मी कहती तुझे रैशेज़ नहीं है? मैं कहा नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं है। मम्मी कहते तुझे फील नहीं होता तुझे बुखार है? मैं कहा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो पापा गए गुरुजी के पास। अब पापा के मन में आ रहा था कि गुरुजी से पूछूं, बट एक बार तो बात कर चुके थे। बट फिर पापा ने कहा नहीं कि नहीं बात करूँगा। फिर गुरुजी ने अपने आप पापा को बुलाया और कहा भाटिया अंकल, भाटिया आंटी क्यों नहीं आ रही हैं? तो फिर पापा कहते हैं गुरुजी आपकी BDS बेटी तो बीमार है इसीलिए। कहते हैं अच्छा तो ऐसा कर क्यों न पपीता और गन्ने का जूस पिला। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी का अलग अलग तरीका होता है इलाज करने का। तो फिर वो आए, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। मैं कहा पापा दैट इज़ रिडिकुलस। मैं कहा गन्ने का जूस इज़ द मोस्ट अनहाइजीनिक थिंग एंड पपीता वो भी डायरिया में। मैं कहा मैं तो नहीं ले रही। तो पापा ने कहा नहीं, गुरुजी की बात रखने के लिए मैं खुद अपने हाथ से और अपने आगे साफ़ करवा के गन्ने का जूस बनवा के लाऊंगा और पपीता तूने खाना है। मैंने बहुत मना किया। मैं कहा नहीं
टाइफॉइड में ये सब चीज़ें, तो दिस आर द लास्ट थिंग्स के कोई भी रेकमेंड करेगा। तो फिर पापा ने कहा नहीं। अब उन्होंने मुझे गन्ने का जूस पिलाया, पपीता खिलाया और मेरे को सीवियर डायरिया हो गया। मैं कहा देखा पापा कि ऐसी चीज़ों से तो मैं और भी बीमार हो जाऊंगी। एंड नेक्स्ट डे इटसेल्फ मेरा बुखार उतर गया। फिर हमने टेस्ट कराया तो देखा काउंट्स वर एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड डॉक्टर हैरान थे कि इंट्रावीनियस एंटीबायोटिक्स की नौबत आ गई थी, ये एकदम कैसे चेंज हो गया। एंड नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैं कहा गुरुजी थैंक यू। तो कहते देखा मैंने करा दिया तेरे सारे डॉक्टर फेल। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आपने सारे डॉक्टर फेल करा दिए। एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी को जब मैं सोचती हूँ गुरुजी के बारे में तो मुझे वर्ड एसोसिएशन यही आते हैं कि गॉड, ब्लेसिंग्स, लव, मदर, फादर, everything, universe, life. Guruji is my everything and I'm sure Guruji is your everything too. Thank you. विजेंद्र शर्मा अंकल। गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी की संगत को मेरा नाम विजेंद्र शर्मा है। मैं आज से सही 1 साल आज मुझे हो गया गुरुजी की संगत में जुड़े हुए, और इस 1 साल में मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कितना काम करता था उसके बावजूद भी वो प्रॉब्लम हल नहीं होती थी। नरेश गुप्ता जी के वहाँ सत्संग था फरक नगर में, तो वहाँ पे मैं गया था। तो उन्होंने, दीपक गुप्ता जी ने वहाँ सत्संग किया था, उन्होंने बताया था कि आप गुरुजी से कुछ मांगो मत, अपनी जो ज़रूरतें हैं वो लिख के ले जाओ। तो मैंने भी अपने कागज़ पे, क्योंकि यहाँ आने से पहले हर आदमी की ज़रूरत इतनी होती है कि वो चाहता है पता नहीं मैं क्या क्या मांग लूँ यहाँ से। मैंने भी अपनी प्रॉब्लम सारी लिखी गुरुजी के उसमें और अपने पर्स में डाल ली। मैं 1 या 2 बार उसके बाद मंदिर गया। उसके बाद में मुझे जो है ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने अपना वो कागज़ निकाला और फाड़ दिया और गुरुजी से यही प्रार्थना करी कि गुरुजी इतनी बढ़िया संगत मुझे दे दी, मुझे इस हाल में रखो तो बहुत बढ़िया है। मेरी वाइफ के ऊपर पंखा गिर जाता, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि हम गुरुजी के इंटरनेट पे साइट देख रहे थे। तो साइट देख के मैं जैसे ही आया तो मैंने देखा कि बच्चे और वाइफ का जो खाट है हमारी वो पंखे के बिल्कुल नीचे है। मैंने उसको ये कहा कि जो है आप थोड़ा पंखे के बिल्कुल नीचे मत सोया करो, पंखा कभी गिर भी सकता है। उसके बाद उसने पता नहीं क्या उसके मन में आया, उसने वो खाट को थोड़ा चेंज कर दिया, उसकी जो पोजीशन थी, और आप यकीन मानो कि रात को 1:45 बजे वो पंखा गिर गया। मेरी इतनी कंडीशन भी नहीं थी कि मैं उसका इलाज भी कराता, लेकिन गुरुजी ने मुझे बिल्कुल साफ बचा दिया, मेरी फैमिली को बिल्कुल बचा दिया। और लेटेस्ट ये है कि 4 या 5 बजे के आसपास, सोमवार का दिन था, मेरा लड़का बोला पापा जी गुरुजी के मंदिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम गुरुजी के मंदिर गए जी, वहाँ से प्रसाद लिया। तो रात को 9:30 बजे मेरी बहन का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे है, जीजा जी को डेंगू हो गया तुम्हारे, और डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर आज इनको खून नहीं चढ़ा तो ये मर जाएंगे रात को ही। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो प्रसाद जो मैं लाया था उन्हें मैं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबने प्रसाद खा लिया। वो थोड़ा सा प्रसाद किसी वजह से बच गया था। तो मैं 10 बजे की बस से बैठ के और राम मनोहर लोहिया चला गया, और वो प्रसाद भी साथ लेता गया गुरुजी का फ़ोटो लेके, क्योंकि हमारे पास तो एक ही सुप्रीम पावर है, किसी भी समस्या के लिए गुरुजी के पास ही अरदास होती है जी। वहाँ गया जी, उन्होंने कहा जी ब्लड देना पड़ेगा। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप ब्लड ले लीजिए। उन्होंने भेज दिया जी ब्लड बैंक में। वहाँ पे मेरा नंबर 2 बजे आया। 2 बजे जो ब्लड दे रहा था वो प्लैनेट्स इनकी 18,000 रह गई थी। तो जो ब्लड दे रहा था उसने कहा जी आप ऐसा है, ब्लड आप कल दे देना, आप प्लैनेट्स ले जाओ, जबकि देते नहीं हैं ऐसे। उन्होंने 2 बोतल दे दी, उसके बाद में उनको वो चढ़ा, और उसके बाद में उनको डेंगू से मलेरिया में वो हुआ। उसके बाद में वो बिल्कुल 1 हफ्ते में ठीक होकर अपने घर आ गए। मतलब गुरुजी की इतनी कृपा कि गुरुजी का फ़ोटो और प्रसाद से ही उनका कल्याण हो गया, और हमारी तो सब प्रॉब्लम हल हो गई हैं। हम तो गुरुजी के हमेशा ऋणी रहेंगे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी को की संगत को सत सत प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं अपने दुखों से, कष्टों से बहुत ही परेशान और एकदम डेस्परेट होके, जहाँ
दुनिया में इतने लोग हैं जो आपको पूजा पाठ बताएंगे, आपको मंत्र बताएंगे, आपको नग बताएंगे। मैंने भी जब यहाँ आई तो बहुत सारे नग पहने हुए थे, पता नहीं कितने पाठ करती थी और दिन रात फ्रस्ट्रेटेड रहती थी क्योंकि हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम होती थी। यहाँ आई गुरुजी के पास तो ऐसे लगा जैसे कि एकदम परमात्मा के दरबार में पहुंच गए हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हर इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशंस के साथ ईगोज भी होती हैं, सब कुछ होती हैं, मेरे अंदर भी थी। बट विद टाइम्स टू कम मैंने ये देखा है कि गुरुजी ने वो चीज़ों को ऐसे पैसिफाई किया है और हर प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरह से उन्होंने संभाला है कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जहाँ आप दिन रात ये सोचोगे कि ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी या ये नहीं हुआ तो मेरा घर खराब हो जाएगा, वहाँ गुरुजी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। वो आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। अब मैं आपको बहुत से सत्संग है, बट जो गुरुजी की महासमाधि के बाद का सत्संग है, दिवाली से करवा चौथ और दिवाली के बीच में मेरे को एकदम से पेन शुरू हुई और इतनी एक्यूट पेन थी कि मेरे से रुका नहीं जा रहा था। टेस्ट करवाया, सब कुछ देखा तो पता चला कि गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन है और स्टोन ऐसी जगह पे है कि अगर वो किसी वक्त भी ब्लॉक कर दिया उसने तो एकदम से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब दिवाली में हफ्ता भी नहीं रह गया, मैं बड़ी परेशान, मेरे हस्बैंड बड़े परेशान कि ये क्या, घर में कोई नहीं है, कौन देखेगा बच्चों को, कैसे होगा और किससे कराएं सर्जरी। और हमें नहीं पता, रातों रात जो दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर हैं उनके साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। अगले दिन सुबह हम उनको मिलने गए, उन्होंने हमें ऐसे वेलकम किया, आओ, जैसे कि बिल्कुल खाली हैं, जिनके पास टाइम ही नहीं होता वो ऐसे बैठे थे जैसे हमारे लिए खाली बैठे हैं। उन्होंने बैठ के देखा और उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 दिन के अंदर इनका ऑपरेशन कर दूंगा, आप बस 1 दिन टेस्ट करो और अगले दिन सुबह ऑपरेशन। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी। बिकॉज जब मुझे पता चला कि गुरुजी कि मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन है तो हम सीधा मंदिर भागे। वहाँ जाके हमने मत्था टेका, गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमें नहीं पता और हम, आपको पता है कि हम एकदम ऑल अलोन है, कोई बड़ी फैमिली नहीं है कि जो सब कुछ देख लेंगे, संभाल लेंगे, वी आर ऑन आवर ओन, तो आप ही संभालो। अब जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मेरी नर्व्स जो है वो आज तक इतने टाइम में कई चीज़ें हुई तो अगर ब्लड भी निकालना होता है तो इतना पैनिक हो जाता है कि वो नॉर्मल आराम से निकलता नहीं है। तो अब बड नेचुरल है, करवा चौथ था, मेहंदी लगी हुई थी, सब कुछ था। तो जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो पहले तो मैंने देखा कि एकदम जैसे धुंध का एटमॉस्फेयर होता है और वहाँ पे करीना कपूर की किसी मूवी का गाना चल रहा था और मैं एकदम हैरान हो गई कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर गाने चल रहे हैं और डॉक्टर सारे इतने हैप मूड में है, क्या चक्कर है। उन्होंने मेरे को बोला जी अब हम आपको वो एनेस्थीसिया देंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरी नर्व्स ऐसे मिली जैसे कि पता नहीं कोई मलाई खा रहा होता है और मैंने बस उनको बोला देखिए ऐसा है कि मैं तो अब गुरुजी का जाप कर रही हूँ और आप अपना ऑपरेशन कर लो। 3-4 घंटे में मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक थी क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया से बहुत डर लगता था कि मैं पता नहीं रिवाइव करूँगी कि नहीं करूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से 2 दिन के अंदर मेरा इतना मेजर ऑपरेशन हुआ जिसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई स्टिचेस ज़्यादा नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन के स्टिचेस खुलने थे 3-4 दिन बाद, तो छोटी दिवाली वाले दिन इतना रश होता है कि आप डॉक्टर तक पहुंच नहीं सकते और हमें रास्ता ऐसे खाली मिला। डॉक्टर से पूछा कि दिवाली का कैसे करेंगे, उन्होंने कहा छोटी दिवाली के दिन इनके स्टिचेस खुल जाएंगे और आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है और शी विल बी ऑल फाइन विदाउट डिजीज़, यू विल एंजॉय योर दिवाली विदाउट डिजीज़। दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के नहीं थे, गुरुजी के थे कि तुम्हें मैं बीमारियों से निजात दिला रहा हूँ। और उन्होंने मेरे स्टिचेस खोल दिए, वो सब करके अगले दिन हमारी फैक्ट्री में हम लोग दिवाली पे सब वर्कर्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से
सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, गेम्स वगैरह करते हैं। एवरीवन वाज सो हैप्पी कि गुरुजी की ब्लेसिंग से इतना मेजर ऑपरेशन जिसके लिए 3-4 दिन के अंदर होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और बच्चों को कैसे उन्होंने ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, किसी तरह से भी कि पैसों की या किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होनी थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान जब अपना इंसान का रूप लेके जब यहाँ आते हैं तो वो गुरुजी के रूप में हमें ब्लेस करने आए हैं, एंड वी आर ट्रिमेंडसली वेरी लक्की कि हम यहाँ हैं। और जो भी मांगेंगे, आप कुछ भी मांगो आपको मिलेगा। जय गुरु जी। अब संगत ध्यान दें, एक सत्संग नरेंद्र अंकल का, उसके बाद में मासूम अंकल का लाइव म्यूजिक फॉलोड बाय लंगर। तो आप सत्संग का आनंद लें। परम पूज्य परम ब्रह्म गुरु जी को प्रणाम, और प्यारी संगत को भी अभिनंदन। कबीर जी ने अपने एक दोहे में लिखा है कि गुरु का अनुभव उस गुड़ की तरह से है जो किसी गूंगे ने खाया है और वो उसके स्वाद को किसी को बता नहीं सकता। तो गुरु जी की महिमा और उनके साथ हुए अनुभव आप लोगों ने सब सुने हैं, लेकिन वो दैट इज़ एक आइसबर्ग की टिप की तरह से है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसको पूरी तरह से शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम और आप रोज़ उनकी कृपा को महसूस करते रहते हैं, लेकिन शायद बताने के लिए हमारे पास सिर्फ वो कांटे याद रहते हैं जो बहुत ज़्यादा चुभते हैं, और जब गुरुजी उनको निकालते हैं तो हम 1-2 दृष्टांत इस तरीके के आपको बता सकते हैं। पर मैं आपके साथ में अपना एक ये अनुभव या विचार कहिए शेयर करना चाहता हूँ कि हम सब इतने भाग्यशाली हैं जो उनकी कृपा से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जब से इस जन्म में मैंने गुरुजी के पास आना शुरू किया है तब से मैं हर एक व्यक्ति के अनुभवों में एक बात ज़रूर सुनता हूँ और इसको समझता भी हूँ कि यहाँ पर आप उन्हीं के बुलावे पर आते हैं। जब किसी न किसी वजह से वो आपको याद करते हैं, आपको यहाँ आने की आज्ञा देते हैं, तभी हम यहाँ पहुँच पाते हैं। और उन पर उनके आपके ऊपर कृपा करने के लिए वो कभी आपके पिता की तरह से होते हैं, आपके किसी पुण्य कर्म के लिए या आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको रिवॉर्ड करना चाहते हैं, या आपको माँ के रूप में बुलाते हैं, आपको कोई कष्ट है और उसको दूर करना है इसलिए वो माँ की तरह से आपकी केयर करना चाहते हैं। उसके बहुत सारे अनुभव आपने सुने। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि अचानक मेरा भी इसी तरीके से मिलना हुआ। कमांडर अंकल मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, कम से कम हम लोग 35-40 साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़े हैं। इन्होंने शुरू में सन 2001 में मेरे से जिक्र किया था कि ऐसे गुरुजी हैं, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्होंने बोला, उस समय गुरुजी का छोटा आश्रम एम्पायर स्टेट में था और वो हलवे का प्रसाद अपने हाथ से दिया करते थे। तो इन्होंने मुझे यही लालच दिया कि वो बहुत प्रसाद देते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बना, मैंने कहा कम से कम मैं ऐसे गुरुजी को चल के देखूं जो हाथ से हलवे का प्रसाद देते हैं, बिकॉज ही सेड कि वो इतना प्रसाद देते हैं कि वो हाथ में नहीं आता है। तो मैं थोड़ा सा अचंभित था, मैंने कहा भाई इतना प्रसाद देते हैं जो हाथ में नहीं आता है और सबको खुद देते हैं, आई मस्ट सी। खैर उस बात को 1-2 महीने हो गए तो मैंने इनसे एक दिन याद दिलाया, मैंने कहा भाई राजकुमार तुम एक गुरुजी की बात कर रहे थे और मुझे उनके दर्शन कराओ। तो इन्होंने कहा कि वो अभी आजकल है नहीं, जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर 1-2 महीने बीत गए और ये मई के शुरुआती हफ्ते की बात है। एक दिन अचानक विचार आया कि आज तो ज़रूर ही गुरुजी के दर्शन करने हैं, और हमने इनको, ये उस समय गुड़गांव में थे, तो कॉल किया। तो इसने कहा, और उस दिन काफ़ी आंधी तूफान और बारिश हो रही थी, तो मौसम के हिसाब से ने कहा भाई आज तो बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है, किसी और दिन चलेंगे। पर कुछ ऐसा विचार आ रहा था, मैंने कहा नहीं भाई आज ही चलेंगे। तो फिर इसके बाद खैर इन्होंने कहा चलो ठीक है आप एम्पायर स्टेट के सामने मिलना। और मैं उस इलाके में कभी भी नहीं गया था, बट देन मैं और मेरी पत्नी दोनों गए एम्पायर स्टेट के गेट पर, हम लोग खड़े हो गए, ये भी आ गए। और उस दिन मैं गुरुजी के दर्शन किए। तो जैसा कि आप सबका अनुभव है, दर्शन करते ही आपको सबसे पहले ये लगता है कि आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं, जैसे कि आप साक्षात भगवान के पास पहुंच गए। और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि गुरुजी साक्षात भगवान हैं।
उसके बाद में मैंने आना शुरू किया, और ऐसा नहीं था, हम सब इंसान हैं, हमारी सबकी रोज़ की समस्याएं होती हैं और कई लोगों की बहुत ज़्यादा समस्याएं भी होती हैं। उस समय मेरी भी कुछ ऐसी मानसिक दशा चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, पर मैंने कभी गुरुजी को उस समस्या के बारे में बोला नहीं। लेकिन उसके बाद आप मेरा विश्वास मानिए, सिर्फ एक ही चीज़ आती थी मेरे दिमाग में कि ये परेशानी मेरे दिमाग को परेशान ना करे। और एक एक दिन में इस तरीके से उस परेशानी का अंत हो रहा था कि मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे वो कोई दिक्कत थी। उसके बाद में आते आते मेरा ख्याल 1 या 2 महीने बाद में सडनली एक मुझे माइनर सा स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से एक बेल्स पैल्सी बीमारी होती है, एंड माय माउथ वाज डिस्टॉर्टेड स्लाइटली। तो मुझे बड़ी शर्म भी आती थी और ये भी मन करता था कि गुरुजी के यहाँ जाएं, पर लगता था कि संगत में ऐसे बैठेंगे और वहाँ चाय प्रसाद मिलता है, कई बार चाय भी निकल सकती है उसकी वजह से, तो कैसे करें। पर फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका अंतर्यामी होने का क्या आयाम है, तो वो आपकी सोच को उसी तरीके से बदल देते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इतना संकोच कर रहा हूँ वहाँ जाने से कि संगत को कैसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा, पर अगर ठीक कर सकते हैं तो वही ठीक कर सकते हैं। तो मैं इनके एक मित्र थे डॉक्टर प्रकाश होम्योपैथ, उनके पास भी मिला। एलोपैथिक डॉक्टर्स में भी आई मेट न्यूरोसर्जन्स ऑल्सो, न्यूरोफिजिशियंस, सब ने बताया कि भाई ये ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 6 से 8 वीक लगेंगे। और ये पहले ही वीक की बात है। तो मैं हिम्मत करके, मुझे अंदर से हुआ कि नहीं मुझे चलना चाहिए, और मैं तैयार था कि ठीक है 6 से 8 वीक लगेंगे, चलो इलाज अपनी जगह चलेगा। पर पहले दिन बिना किसी इलाज के मैं वहाँ जा कर के बैठा, मुझे चाय प्रसाद आया। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ मेरा चेहरा कैसा लग रहा था, कैसा नहीं लग रहा था, बट नोबडी कमेंटेड। और प्रसाद आया, मैंने प्रसाद आराम से पिया। मुझे थोड़ा सा अंदर से ताज्जुब भी हो रहा था, शीशा मैं देख नहीं सकता था वहाँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर प्रसाद आराम से मैंने पिया। और जब घर आके मैंने देखा तो वो दैट होल डिफॉर्मिटी वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कोई भी मतलब ऐसा मुझे परेशानी हुई नहीं और कोई दवा नहीं लेनी पड़ी, आराम से वो डिफॉर्मिटी उसी दिन एक 2 दिन में ख़त्म हो गई। इसी तरह से एक बार ऐसा वाक़या हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया गुजरात। मैं गुरुजी को सूचना के तौर पे बताने गया, गुरुजी मेरा ट्रांसफ़र गुजरात हो गया, और मैं बहुत परेशान था क्योंकि उस समय दिल्ली से मेरा कम से कम 8-10 साल से मैं बाहर नहीं गया था। तो आई थोड़ा हेजिटेंट थे कि पता नहीं गुजरात में किस तरह का, गुजराती लोग बोलते हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, चंगा है, जा ऐश कर। तो उसके बाद फिर दूसरा तो कोई क्वेश्चन था नहीं, मुझे फिर जाना ही था। मैं गया और वहाँ मैं 2-2.5 साल रहा, बड़े आराम से, बड़े सम्मान के साथ में। और वहाँ 2 साल का टेन्योर था, तो जब लगभग 2.5 साल हो गए तो मेरे मन में आया कि मुझे गुरुजी से कहना चाहिए कि आप जो है मुझे आप वापस दिल्ली बुला लो, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। और मैं इस पशोपेश में था कि गुरुजी, सुनता था सब लोगों के सत्संग में कि गुरुजी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं भी जानता था कि भगवान को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य होने के नाते दिमाग में रहता था कि चलो कह देते हैं। और ये भी देखता था कई लोग कह भी देते हैं गुरुजी से अपनी इच्छा। तो मैं इसी पशोपेश में एक दिन आया, तो मेरे कुछ कहने से पहले ही मैं सोच रहा था कि हिम्मत करूं या ना करूं। गुरुजी ने कहा, एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, तो गुरुजी ने कहा इनकी बात सुनो, इत्थे सुनो। तो उन आंटी का सत्संग मैं पहले भी 3-4 बार सुन चुका था और शायद गुरुजी भी जानते थे इस बात को, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इनकी बात सुनो। मैं बैठ गया। सत्संग सुनाने के बाद में उन आंटी ने 3-4 बार ये बात कही, एक तरह से मेरी तरफ को होकर के ही, कि गुरुजी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे जैसे एक सहारा मिल गया। मैं तो पहले ही ज़रा हेजिटेंट था, मुझे सहारा मिल गया कि भाई तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं। मैं चुपचाप बैठ गया। उसके नेक्स्ट टाइम जब मैं आया तो हम गुरुजी का प्रणाम करके बैठे, तो मेरी वाइफ मेरे पीछे पीछे थी। तो गुरुजी ने कहा कि कहाँ से आए हो, और तब मुझे आते हुए कम से कम 5-6 साल हो गए थे, तो उनको पता था कि ये कहाँ से आते हैं। पर फिर भी उन्होंने पूछा कहाँ से आते हो, तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी वसंत कुंज से आते हैं, लेकिन ये गुजरात में है। अच्छा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं 2 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो उन्होंने कहा फिर तो इत्थे आ जा। और ये 7 जनवरी 2007 की बात है। 16 तारीख को मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल गए। और आप आश्चर्य की बात यह है कि उससे पहले, क्योंकि गुजरात में जीएम्स की शॉर्टेज थी, तो वहाँ से किसी को भी वो ना रिलीव करते थे और ना वहाँ कोई जाता था।
तो इस वजह से बड़ी परेशानी थी। 1 साल से किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था और मेरा सिंगल ऑर्डर निकला, उसके बाद भी 1 साल तक कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ वहाँ से। तो ये उनकी महिमा है, हर चीज़ को अंतर्यामी की तरह जानते हैं। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको 3-4 दिन पहले का बताता हूँ कि आपकी परेशानी का हल कैसे वो करते हैं। मेरे पिताजी मेरे पास आए हुए हैं देहरादून से आजकल, और उनकी लास्ट सैटरडे काफ़ी हालत ख़राब थी। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि लगभग 1-1:30 बजे के करीब मेरा विचार बना कि अब इनको लगता है हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। फोर्टिस हॉस्पिटल हमारे पास में है। तो मैं पशोपेश में था कि अब इस स्थिति में अगर मैं इनको एडमिट नहीं कराता हूँ तब भी परेशानी हो सकती है, और हॉस्पिटल जाने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो मन ही मन मैंने सोचा कि अब अगर इनको आधे घंटे के अंदर नींद नहीं आती है और हालत इनकी ठीक नहीं होती है तो शायद इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। एंड आई जस्ट प्रेड कि गुरुजी आप इनको ठीक से नींद दे दो और ये सुबह तक ठीक हो जाएं। और उसके बाद में देन ही वेंट टू स्लीप। मॉर्निंग में जब मैं उठा मैंने उससे पूछा कि आपको नींद ठीक ठाक आई? ही सेड यस, मुझे ठीक ठाक आई नींद, अब कोई परेशानी नहीं है, रात में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई और अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो दिस इज़ हाउ वो बिल्कुल माँ की तरह से आपकी केयर करते हैं। कोई भी आपकी परेशानी हो आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। इतने सारे अनुभव मेरे साथ भी हुए, आपके साथ भी होते हैं रोज़, कि जिनको शायद गिनाने बैठे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मुझे 5 मिनट शर्मा अंकल ने दी हैं। आई थिंक आई हैव एक्सीडेड द टाइम। सो मैं आप लोगों से सिर्फ आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब अपने अपने प्रारब्ध और अच्छे गुणों, अच्छे कर्मों की वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और जैसे कि गुप्ता अंकल ने कहा कि गुरुजी ने हमें एक माला की तरह से पिरोया हुआ है, तो इस माला की सार्थकता तभी है जब हम गुरु को याद करते हैं, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को याद करते रहें जो हमारे बीच में है और हमारी सारे परेशानियों में हमारे माँ बाप से भी आगे बढ़ कर के खड़े होते हैं। धन्यवाद। जय गुरु जी की। प्यारी संगत, कंक्लूडिंग रिमार्क्स और सत्संग डॉक्टर अग्रवाल से। नमस्कार, गुरुजी की संगत को प्रणाम। मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ। माय वाइफ इज़ आल्सो डॉक्टर स्वीटी अग्रवाल। 99 में हमारी मैरिज हुई। मैरिज के समय वाइफ को स्टोन थे किडनी में, 2 स्टोन थे जो उसकी मेडिकल टाइम में थे। उसके बाद हमारी प्रेगनेंसी हो गई तो डॉक्टर्स ने बोला कि स्टोन रिमूव करा लीजिए नहीं तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया कि नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यू करिए आप प्रेगनेंसी, सब ठीक होगा। प्रेगनेंसी चलती रही। उस बीच में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वाइफ को फीवर हो गया, वो मलेरिया डायग्नोस हुआ। उसमें जो ड्रग्स देते हैं वो बच्चे और वाइफ दोनों के लिए ठीक नहीं थी। बट गुरुजी ने बोला कि जो अपनी डॉक्टरी करना है करो, बाकी सब अच्छा होगा। तो हम लोगों ने वो दवाएं दी, वाइफ का फीवर ठीक हो गया। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो सब ऑल वेल था। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में वाइफ को किडनी की प्रॉब्लम थी, उस वजह से स्वेलिंग हो गई पूरी बॉडी में। और डॉक्टर ने बोला कि भाई पहले ही मैंने बोला था, आपने ऑपरेट नहीं किया और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, एडमिट करिए, अर्जेंट में इन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हम शाम का समय था तो हम वाइफ को लेके गुरुजी के आश्रम में आ गए। तो गुरुजी बोले हाँ भाई डॉक्टर क्या है? तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है, बड़ी दिक्कत की बात है। तो गुरुजी बोले कि तुम डॉक्टर्स जो है सबको ऐसे ही मिसगाइड करते हो और चौथे दिन वाइफ को लेके आना संगत में हमारे पास। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो कल ऑपरेट होंगी। तो बस गुरुजी क्या है, आप लोग तो जब गुरुजी 93, 4, 5, 6 में थे तो गुरुजी बहुत लिमिटेड बात करते थे और जो उन्होंने कह दिया हम लोग वर्ड बाय वर्ड फॉलो करते थे। मतलब उसका कारण ये था कि वी यूज्ड टू सरेंडर आवर सेल्फ। तो हम चले गए वहाँ से और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया वाइफ को। और सुबह बाई चांस डॉक्टर जो है ऑपरेट कर रहा था फर्स्ट केस, वो लेट हो गया थोड़ा। तो मेरे मन में गुरुजी की प्रेरणा से एक विचार आया कि अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं दोबारा। तो जो डॉक्टर दिनेश सुमन थे उन्होंने बोला यार क्या है, ऐसा मिरेकल होने वाला है, तुम भी 6 घंटे बाद ये बोल रहे हो। मैंने कहा सर कर लेते हैं, हाउ कम इट मैटर्स, एक अल्ट्रासाउंड करने में क्या प्रॉब्लम है। तो जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो वो जो सीवियर डिग्री ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस था वो मॉडरेट डिग्री पे आ चुका था। तो क्योंकि ऑपरेशन भी लेट हो गया था तो उन्होंने कहा आप शंट नहीं डालते हैं, कल रिव्यू कर लेंगे दोबारा वाइफ को। तो सेकेंड डे अगेन ही डिड द अल्ट्रासाउंड। तो जब तक वाइफ का फीवर और यूरिन आना शुरू हो गया था
और उन्होंने कहा कि अब इसको ऑप्शन क्लोज़ करते हैं बिकॉज प्रेगनेंसी वाज देयर ऑफ 6-7 मंथ्स, और हम 3rd डे घर आ गए। अब शाम का समय था तो गुरुजी उस समय 7 दिन बैठते थे। तो 3rd डे हम जब घर पहुँचे तो हमें ध्यान आया, शाम का टाइम था, गुरुजी ने बुलाया था हम लोग को। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर पहुँच गया गुरुजी के यहाँ। तो गुरुजी बोले भाई डॉक्टर दिखा भाई कहाँ ऑपरेशन का निशान है और कहाँ तुम्हारी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने कहा गुरुजी हाँ ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। तो बोले तुम डॉक्टर सब ऐसे ही बुद्धू बनाते हो सबको और अपनी वाइफ को भी तुम बना रहे हो। तो हमने कहा गुरुजी हम लोग की ड्यूटियाँ ऐसी रहती हैं तो ये दिक्कत का काम है। तो गुरुजी बोले कि थोड़े से अपना चेहरा चेंज करके और भाव चेंज करके गुरुजी ने बोला आज के बाद ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म है, अब आज के बाद ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वाइफ की प्रेगनेंसी हुई बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रहा, कोई स्टोन की प्रॉब्लम नहीं, कोई फीवर नहीं। लास्ट टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी आ गया डिलीवरी का, बिकॉज शी हर सेल्फ इज़ गायनकोलॉजिस्ट, डॉक्टर है। तो उसके मन में विचार था कि डिलीवरी नॉर्मल हो। वाइफ मेरी करी थी क्योंकि मेरी गुरुजी से ज़्यादा स्नेह था, प्यार था, आशीर्वाद था। तो गुरुजी बोली आप